नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हर चुनाव एक कहानी कहता है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ कई कहानियां कह रहा। लेकिन एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी कहानी क्या है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कौन जीता, कौन हारा, किसकी सीटें कम हो गई, किसकी सीटें ज़्यादा हो गई। चुनाव में जो है हार जीत होती रहती है, किसी को सीट कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है। ये कोई बड़ी कहानी नहीं है। बड़ी कहानी जो चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले का नैरेटिव है, उसका इस नतीजे से अगर आप निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, उसका मिलान करने की कोशिश करें, तो आपको वो कहानी समझ में आएगी। जॉर्ज सोरोस जो है 1000 करोड़ रुपया लेकर बैठे हुए थे कि मोदी को हराना है, और तमाम जो है विपक्षी दल जो है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनने जा रहे हैं। न जॉर्ज सोरोस का पैसा काम आया और न ही विपक्षी दलों की मेहनत काम आई, अगर उन्होंने की थी तो। लेकिन ये भी कहानी नहीं है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। और कल सेंट्रल हॉल का जो दृश्य अगर आपने देखा हो टेलीविज़न पर, तो आपको समझ में आ जाएगा ये गठबंधन जो है वो एक पार्टी के शासन से ज़्यादा मजबूती से चलने वाला है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, ये भी कहानी नहीं। कहानी शुरू होती है जो नैरेटिव बनाया गया चुनाव से पहले, खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने बनाया। क्या नैरेटिव बनाया, और उसके साथी दलों ने भी उसमें सहयोग किया, कि इस देश में जनतंत्र खत्म हो गया है, इस देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं। बाहर के देशों को आमंत्रित किया जा रहा था कि आइए और भारत में डेमोक्रेसी बचाइए। दूसरा नैरेटिव क्या था? चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिक चुका है, सरकार की दलाली कर रहा है। कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म हो चुकी है। तीसरा नैरेटिव क्या था? कि ईवीएम हैक हो सकती है, अगर बीजेपी जीतेगी तो इसका मतलब मशीन जीती है, जनादेश नहीं मिला है। और कांग्रेस के तो एक बड़े नेता ने यहाँ तक कह दिया कि अगर विपक्ष की जीत होगी तो वो जनादेश होगा, अगर बीजेपी की जीत होगी तो वो मशीन की जीत होगी। तो इस नैरेटिव को समझिए। दुनिया भर में घूम घूम कर और देश भर में घूम घूम कर कहा गया कि इस देश में नरेंद्र मोदी के शासन में जनतंत्र नहीं रह गया है, बोलने की आज़ादी नहीं रह गई। जिनकी सुबह होती थी नरेंद्र मोदी को गाली देने से, और जिनकी रात होती थी नरेंद्र मोदी को गाली देने से पूरी होती थी, मतलब रात शुरू होती थी तब सोने जाते थे नरेंद्र मोदी को गाली देकर, वो लोग कहते थे कि देश में बोलने की आज़ादी नहीं। और चुनाव को लेकर तरह तरह की अटकलें, तरह तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट तक गए। ईवीएम के मुद्दे को लेकर, ईवीएम और वीवीपैट के जो नतीजे हैं उनके मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। कहा कि आप चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर हमेशा शक की निगाह से नहीं देख सकते। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, और चुनाव आयोग पर जितना हमला इस चुनाव में हुआ 1952 से आज तक कभी नहीं हुआ। तब भी नहीं हुआ जब नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब भी नहीं हुआ जब मुख्य चुनाव आयुक्त कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, राज्यसभा सदस्य बन गए और मंत्री बन गए सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। तब भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा। जब 1 मेंबर कमीशन होता था तब भी नहीं उठा। जब मल्टी मेंबर कमीशन बनाना पड़ा कांग्रेस को क्योंकि टीएन शेषन काबू में नहीं आ रहे थे, तब भी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा। लेकिन इस बार हार की आशंका से, और बड़ी हार की आशंका से, विपक्ष इस समय खुश है, हार कर खुश है। वो अपनी हार में अपनी जीत देख रहा है। ये कई लोगों ने कहा, उसको दोहरा देता हूँ, कई लोगों ने कहा ये उस विद्यार्थी की मानसिकता है जो हमेशा फेल होता रहा और इस बार किसी तरह से पास हो गया। तो उस विद्यार्थी की खुशी जिस विद्यार्थी को 99% मिला है उससे ज़्यादा होती है। वही स्थिति कांग्रेस पार्टी उसके साथी दलों की है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से रोककर उन्होंने बहुत बड़ी सफलता
अर्जित कर ली है। उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है, और नरेंद्र मोदी की आदत है जब से सार्वजनिक जीवन में है हर चुनौती को अवसर में बदलने की। तो अब चूंकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो इस देश में जनतंत्र रिवाइव हो गया है। अब जनतंत्र किसी को खतरे में नजर नहीं आ रहा है। कहा जा रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो फिर उसके बाद चुनाव कभी नहीं होंगे, तो ऐसा तो कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। अगले चुनाव की बात अभी से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग, मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया पार्टियों का, इंडी गठबंधन की ओर इशारा था कि जहां तहां जो थोड़ा बहुत जीत गए हैं, इस 5 साल में इंश्योर करिए कि वहां भी न जीतने पाए। जो मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए है, जिसकी सरकार का नेतृत्व मोदी करेंगे, लगातार तीसरी बार करेंगे, उस एनडीए की सरकार शपथ ग्रहण से पहले अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो चुनाव नहीं कराएंगे, ये आखिरी चुनाव होगा। कहाँ हैं वो लोग और कहाँ है उनका दावा? तो ये झूठ बोलकर एक झूठा नैरेटिव खड़ा करके एक माहौल बनाया गया, और इसमें देश के अंदर की और देश की बाहर की ताकतें जुड़ी थी। एक लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा था, और मैं मानता हूं कि अब ज़्यादा खतरे में है। वो थोड़ा निश्चित दिख रहा है, उसको लग रहा है कि मोदी का जो है, उनकी पार्टी का अकेले बहुमत नहीं आया तो मोदी कमज़ोर हो जाएंगे या मोदी थोड़ा बैकफुट पे चले आएंगे। उनको बड़ी निराशा होने वाली है। मोदी अब ज़्यादा शिद्दत के साथ इस तंत्र को नष्ट करने में लगेंगे। ये ऐसा तंत्र है जो मोदी के विरोध में, देश के विरोध में जाने को तैयार है कि जनतंत्र खत्म हो गया, बोलने की आज़ादी खत्म हो गई, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सब झूठे नैरेटिव गढ़े गए, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 4 जून को नतीजा आने के बाद आपने किसी विपक्षी नेता के मुंह से सुना आपने कि जनतंत्र खत्म हो गया, या ईवीएम हैक कर ली गई, या चुनाव आयोग ने बेईमानी करा दी? जयराम रमेश से पूछा जाना चाहिए, हालांकि चुनाव आयोग ने उनसे पूछा है, उन्होंने क्या जवाब दिया पता नहीं। जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 150 डीएम्स को फोन किया। उनका इशारा था कि बेईमानी करने के लिए, बेईमानी कराने के लिए। तो जब 150 डीएम्स को फोन किया उन्होंने और ईवीएम हैक कर ली गई थी, जब चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया था, सब कुछ बेईमानी से चल रहा था, तब आपको, आपके गठबंधन को 232 सीटें कैसे मिल गई? इसका जवाब किसी को तो देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अगर चुनाव आखिरी करा रहे थे तो क्यों उन्होंने ये कसर छोड़ी कि उनकी अपनी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले? क्यों ऐसा हुआ कि वाराणसी में इतना काम कराने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी विक्ट्री का मार्जिन घट गया? ये नरेंद्र मोदी ने अपने से घटा लिया, या चुनाव आयोग बेईमान हो गया था इसलिए घटा दिया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इन लोगों को तो देना ही चाहिए। आप लोगों से कह रहा हूं, जिन्होंने खिलाफ वोट दिया, इस बहकावे में आकर, इस प्रचार के प्रभाव में आकर, उनको भी अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि इस तरह की बातों में आकर अगर आप इतने बड़े फैसले करने लगेंगे तो देश को किस दिशा में ले जाएंगे? कहां जाकर ये ठहरेगा? कोई भी उठकर कोई भी झूठ बोल देगा और उसको आप सच की तरह मान लेंगे। आरक्षण खत्म हो जाएगा कह दिया जाएगा और आप मान लेंगे। इस देश में कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक नेता ऐसा नहीं है जो आरक्षण खत्म करने की बात भी करने की हिम्मत रखता हो। करना तो बहुत दूर की बात है। आरक्षण एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को पता है और इससे छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश नहीं हो सकती। हालांकि संविधान में ही
जब ये व्यवस्था की गई थी तो पहले केवल 10 साल के लिए की गई थी, और था कि 10 साल बाद रिव्यू करने के बाद जो है एक बार और 10 साल बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब आरक्षण को खत्म करने की हिम्मत किसी राजनीतिक दल में नहीं है। वही राजनीतिक दल ऐसी कोशिश कर सकता है जो तय कर ले कि अब आज के बाद हमको राजनीति नहीं करनी है, पार्टी को खत्म कर देना है। जिस दिन कोई पार्टी ये फैसला कर लेगी उस दिन वो ऐसी कोशिश कर सकती है, उससे पहले नहीं। तो ये जनतंत्र खत्म होने का ढिंढोरा पीटने वाले, नगाड़ा बजाने वाले आज कहाँ छिप कर बैठे हैं? जो देश में, दुनिया में घूम घूम कर कह रहे थे कि भारत में नरेंद्र मोदी के शासन में जनतंत्र नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, वो लोग, फिर दोहरा रहा हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री को, निर्वाचित प्रधानमंत्री को सुबह से रात तक गाली देते थे, कोई ऐसा अपशब्द छोड़ा नहीं जो प्रधानमंत्री के बारे में बोला ना हो, जो उनकी मौत की कामना करते थे, वो लोग ये दावा कर रहे थे कि बोलने की आज़ादी नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है मेरी नज़र में कि बहुत से लोगों ने ऐसी बात को मान लिया। इस दुष्प्रचार में बहुत से लोग आ गए और उसी के अनुसार उन्होंने वोट दिया। उनको किसी ने रोका क्या? उनको वोट देने से रोका गया या उनके वोट को निरस्त करने की कोशिश हुई, उनके वोट को बदलने की कोशिश हुई? ऐसा कोई आरोप भी लगाने की स्थिति में पूरा विपक्ष नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने, वो रजनी कोठारी की एक किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस का एक सिस्टम था जिसमें खाओ और खाने दो, उसमें नहीं लिखा है किताब में, मैं कह रहा हूं, खाओ और खाने दो की एक संस्कृति जो है वो पैदा की गई। एक घटना मुझे याद आ रही है। ये ब्रह्मदत्त कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री थे। आपको याद होगा इंदिरा गांधी का वो दौर जब लोन मेले लगते थे। लखनऊ के बख्शी तालाब में लोन मेला लगा था। उसमें उन्होंने घोषणा की कि भाइयों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो लोन ले रहे हैं, जो कर्ज बैंक आपको दे रहा है, उसका 70% इंदिरा जी ने आपके अकाउंट में पहले ही जमा कर दिया है। यानी 70% की सब्सिडी थी। अंदाज़ा लगाइए कि अगर कर्ज पर 70% की सब्सिडी हो तो फिर बैंकों की हालत क्या होगी, वित्तीय हालत क्या होगी। ये सिर्फ युवाओं के लिए योजना थी, ये सिर्फ वोट बैंक क्रिएट करने के लिए थी। वो 30% जो लौटाना था, कहा था उन्होंने कि आपको सिर्फ 30% लौटाना है, वो भी लौटाया नहीं गया। इस तरह से बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को बर्बाद किया गया। वो लोग मोदी की आर्थिक नीति पर सवाल उठाते हैं, जो कर्ज माफी को आर्थिक सुधार मानते हैं, वो लोग मोदी की आर्थिक नीति पर सवाल उठाते हैं। सवाल ये है कि ये जो नैरेटिव चला, चुनाव से पहले, कई साल पहले से चलाया गया, उसके लिए किसी की जवाबदेही तय होगी क्या? और ये जवाबदेही कौन तय कर सकता है? क्या इसका असर अदालतों पर पड़ेगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट, जो बहुत से मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है, इस तरह के अभियान का स्वतः संज्ञान लेगा क्या? अगर नहीं लेगा तो इस डेमोक्रेसी की क्या तस्वीर बनाना चाहते हैं हम लोग? कि कोई भी आए, कोई भी दल उठे, कोई भी नेता उठे, झूठ बोले, और इस उम्मीद में झूठ बोलता है, वो जानता है कि सब लोग नहीं मानेंगे लेकिन कुछ लोग तो मान जाएंगे। वही उसकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसकी काट नहीं कर पाती बीजेपी। इस मुद्दे पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज इतना जरूर कह रहा हूं कि विपक्षी दलों को जो सीटें मिली हैं, ये उनकी ताकत से नहीं मिली, ये उनके नैरेटिव से भी नहीं मिली, ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी से मिली है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कमजोरी से मिली है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की अक्षमता से मिली।
भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से मिली है। जिस भी पार्टी में, जिस भी संगठन में संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जब आप कार्यकर्ता के बारे में सोचेंगे तो वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन जिस दिन उसको लगेगा कि अगर सत्ता आ गई, सरकार आ गई, उसमें हमारा कोई स्टेक नहीं है, तो वो फिर घर बैठ जाएगा। जो बहुत सी जगहों पर इस चुनाव में हुआ, पूरे देश में नहीं हुआ, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ भी। जहां बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस आई है, उसमें इस बात का बड़ा योगदान है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? क्या सुधार के कदम उठाए जाएंगे? क्या विपक्ष के झूठ के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए कोई तंत्र तैयार किया जाएगा? कोई रणनीति बनेगी? क्योंकि अब तो देश में डेमोक्रेसी लौट आई है। विपक्षी गठबंधन को 232 सीटें मिलते ही देश में जनतंत्र लौट आया। और कमाल की बात यह है कि मोदी के प्रधानमंत्री रहते लौट आया। मोदी तो जनतंत्र खत्म करने वाले थे। तो मोदी जो है वो जनतंत्र को खत्म नहीं कर पाए। अब ये नैरेटिव चलेगा कि जनता ने नहीं होने दिया। पहले जनता पे भरोसा नहीं था, पहले मोदी पर भरोसा था कि वो जनतंत्र खत्म कर देंगे। अब मोदी पर भरोसा नहीं रहा, जनता पर भरोसा हो गया कि उसने जनतंत्र खत्म नहीं होने दिया, जनतंत्र बचा लिया। अब इस तरह के फर्जी नैरेटिव का आप क्या जवाब दे सकते हैं? इस पर न हंसा जा सकता है, न रोया जा सकता है। इस पर सिर्फ चिंता जाहिर की जा सकती है और इस पर सोचने की ज़रूरत है, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर इसमें कोई सच्चाई होती है और मान लेती है, उसके अनुसार जो है वोटिंग पैटर्न दिखता, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी जो 1977 में हुआ। 77 में जनता पार्टी ने जो चुनाव प्रचार किया, कांग्रेस ने जिस तरह से संविधान को खतरे में डाला, ख़त्म किया, जिस तरह से मौलिक अधिकार छीन लिए, प्रेस की आज़ादी छीन ली, नेताओं को बिना मुकदमे के, बिना किसी आरोप के जेल में ठूंस दिया, उस नैरेटिव को आपने मान लिया, मतदाता ने मान लिया। उससे जनतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। लेकिन झूठे नैरेटिव के आधार पर अगर आप वोट देंगे तो उससे आप जनतंत्र को कमज़ोर करेंगे। फिर कोई पार्टी काम नहीं करेगी। उसको सिर्फ जो है ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी, रणनीतिकारों की, जो ऐसे नैरेटिव गढ़ सकें, और फिर संगठन के एक छोटे से हिस्से की ज़रूरत होगी जो उसको नीचे तक पहुंचा सके। ज़रा इस पर विचार कीजिएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।